बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, लेकिन ताज़ा तरीन से ज़्यादा अहम ख़बरें हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में मैदान सजा और ज़्यादा गुमान यही किया जा रहा था कि आज कोई बहुत बड़ा फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन मामला इतना सादा है नहीं जितना सादा समझा जा रहा था। और आज उस मामले की संगीनी का अंदाज़ा हो रहा है। 5 रुकनी बेंच, बड़ा बेंच मौजूद था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये 5 मेंबर्स बेंच। आज मामला क्या था इनके सामने, मुकदमा क्या था, वो था जो आज ख़ुद नोटिस लिया कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और कल फुल बेंच ने एक अबूरी हुक्म जारी किया और उस अबूरी हुक्म के तहत तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए गए थे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म के तमाम जो नुमाइंदा वकला थे वो मौजूद थे और बड़ी तादाद थी। कोर्ट रूम नंबर 1 में ये अहम तरीन मुकदमे की समाअत थी। आज इब्तदाई तौर पे जब मुकदमा शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने वकला से कहा कि आज हम कोशिश करेंगे कि कोई मुनासिब हुक्म जारी कर दें। तो उसका मतलब ये था कि वकला अपने दलाइल पे फोकस करें और मुदल्लल अंदाज में टू द पॉइंट बात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू सुना जा सके। लेकिन जब ये मामला शुरू हुआ, मुकदमा शुरू हुआ, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे और अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जनाब जो भी फ़ैसला होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उस पर मनवान अमल होगा, मुकम्मल तौर पे उस पर अमल किया जाएगा। ये था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। आज़म सवाती साहब पहुँचे हुए थे, फैसल जावेद साहब, शफ़क़त महमूद साहब, दीगर वज़रा जो हैं वो भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कल ट्वीट भी किया था कि जनाब चीफ सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले का नोटिस लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें मौजूद थीं। लेकिन सबसे पहले फ़ारूक एच नाइक ने एक बात की जो कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब उनकी इस्तदा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल ये मुकदमा जो है बेंच बनाया जाए। फुल कोर्ट उसे कहते हैं, फुल कोर्ट सुने। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या आपको हम पर एतमाद नहीं है। इस पर ज़ाहिर फ़ारूक एच नाइक साहब ब्लंटली कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमें एतमाद है। तो फिर फाजिल अदालत ने कहा कि अगर आपको एतमाद है तो फिर आप अपने आर्गूमेंट स्टार्ट करें और टाइम ज़ाया मत करें। डॉक्टर बाबर अवान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज अपेयर हुए और वो रोस्टम पर पहुँचे और उन्होंने भी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का वकील हूँ और उस पर उन्होंने कहा कि मैं जो कल का ऑर्डर है मार्च 21 मार्च 2022 का हुक्मनामा अदालत में पढ़ना चाहता हूँ, ये उन्होंने कहा। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आज हम कोई दूसरा मामला नहीं देखेंगे, आज हम सिर्फ असम्बली की कार्रवाई देखेंगे। असम्बली की कार्रवाई को देखकर कोई मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, ये उन्होंने कहा। और डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि मैं आया हूँ जी इमरान खान की तरफ से और उनकी तरफ से एक बात करनी है और वो ये है कि मैं अदालत में जाके बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप ये सियासी बयान दे रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ आइनी मामलात देख रहे हैं। हमारे सामने सिर्फ 2 दरख्वास्तें हैं और आज ख़ुद नोटिस है। चीफ जस्टिस साहब ये सारी बातें कर रहे हैं और दीगर किसी केस को आज नहीं सुन रहे। नईम बुखारी साहब आए और उन्होंने कहा जी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ। नईम बुखारी साहब नोन आदमी हैं, सीनियर मोस्ट कानूनदान हैं और इसी तरीके से ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ारूक एच नाइक से कहा कि क्या बेहतर नहीं होगा कि हम आइनी सवालात पे आएँ
और जो सवालात आइनी और कानूनी हैं सिर्फ उन नुक्तों पे फोकस करें। लिहाजा ये फुल कोर्ट जो रेफरेंस देने की बात, फुल कोर्ट तश्कील देने की बात कर रही थी, लिहाजा उसके बाद फिर दलाइल शुरू हो गए और फ़ारूक एच नाइक साहब ने दलाइल देने शुरू किए। वो सारी कार्रवाई उन्होंने बताई कि फ़लाँ तारीख को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, फ़लाँ तारीख को कौमी असम्बली का इजलास हुआ। ये सारी डिटेल्स जो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सवाल उठाया गया कि कौमी असम्बली में जो हुआ इसकी आइनी कानूनी हैसियत का हमें जायज़ा लेना है। अदम एतमाद की तहरीक पर कोई एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। फ़ारूक एच नाइक साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया और आपको इस बेंच पर मुकम्मल एतमाद नहीं तो बताएं, हम उठ कर चले जाते हैं। ये चीफ़ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने फ़ारूक एच नाइक से ये उनका मुकालमा था कि अगर आपको एतमाद नहीं है तो हम चले जाते हैं। तो फिर फ़ारूक एच नाइक ने कहा नहीं जी हमें मुकम्मल एतमाद है। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूरी डिटेल्स बताई कि कैसे रिक्विजिशन जमा करवाई गई, फ़लाँ तारीख को ये हुआ, फ़लाँ तारीख को ये हुआ। और फिर इजलास डिले किया गया। ये जब फ़ारूक एच नाइक ने कहा तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि हमें वजह मालूम है कि ये इजलास क्यों ताख़ीर से बुलाया गया था और उसकी वजह भी मालूम है और वो वजह आप भी जानते हैं क्योंकि उसमें OIC का इजलास था। उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। OIC के इजलास की वजह से कौमी असम्बली का हाल जो है वो दस्तयाब नहीं था। लिहाजा अदालत कह रही थी कि रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वजह आपको भी मालूम है, वजह हमें भी मालूम है, आगे बढ़ें। उन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा फ़ारूक एच नाइक से कि आपका ये केस नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं, आप अपने केस पर बात करें। स्पीकर ने 22 मार्च को इजलास बुलाना था जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फ़ारूक एच नाइक फिर उन्हीं बातों पे कर रहे थे कि फ़लाँ तारीख को इजलास, फ़लाँ तारीख को इजलास। तो अदालत ये कह रही थी फ़ारूक एच नाइक से कि आपने रूलिंग के बारे में बात करें कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी और जो तहरीक अदम एतमाद को डिसअलाउ किया उस पे आएँ। तो फ़ारूक एच नाइक साहब को उस पे लाने की कोशिश करती रही सुप्रीम कोर्ट काफ़ी देर। बहरहाल वो आ गए फिर उस पर, और जब करारदाद दीवान में पेश हो जाए तब भी वक्त शुरू होता है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बता रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 3 दिन के बाद और 7 रोज़ के अंदर से 7 रोज़ से कबल वोटिंग होती है। अक्सरियत अदम एतमाद करारदाद की मुखालफत कर दे तो आपका ख़्याल है कि ये ख़त्म हो जाएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ये मुसलसल सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऑर्डर ऑफ द डे तब जारी होते हैं जब असम्बली इजलास चल रहा होता है? क्या स्पीकर को असम्बली इजलास बुलाना होता है? क्या 10 मार्च ऑर्डर्स ऑफ द डे जारी करने का नहीं था? क्या 10 मार्च ऑर्डर सर्कुलेट करने का दिन था? जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उसकी आइनी हैसियत का जायज़ा लेना है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि आपका केस इजलास बर वक्त बुलाने का नहीं है। वो फ़ारूक एच नाइक से कह रहे हैं कि टाइम ज़ाया ना करें बल्कि असल पॉइंट की तरफ आएँ। और स्पीकर ने इजलास बुलाने से इजलास ताख़ीर से बुलाने की वजूहात भी दी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बता रहे हैं वजूहात दुरुस्त थी या नहीं, इस पर आप अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। और उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने कहा कि क्या 3 अप्रैल वोटिंग के लिए रख लिया गया बग़ैर करारदाद पर बहस कराए? ये सवाल उठाया उन्होंने। क्या 3 अप्रैल जो था वो वोटिंग का दिन था और करारदाद पर बहस अभी होनी थी? अदम एतमाद तहरीक पेश होने की इजाज़त पर 7 दिन की मियाद होती है। जस्टिस मुनीब मेंबरान की अक्सरियत कहती है तहरीक पेश ना हो तो क्या तहरीक की वक़्त नहीं? जस्टिस मुनीब अक्सरियत 100 मेंबरान की है और 50 कहते हैं तहरीक पेश हो। जस्टिस मुनीब सवाल पूछ रहे हैं। मेंबरान कहते हैं तहरीक पेश ना हो तो क्या तहरीक पेश होगी? जस्टिस मुनीब पूछ रहे हैं अगर स्पीकर अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त ना दे तो फिर क्या होगा? स्पीकर ने करारदाद की इजाज़त देकर मामले पर 3 अप्रैल तक इजलास मुलतवी कर दिया गया था। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए, वो कहते हैं माजरत चाहता हूँ, छोड़ें ये सब मुकदमे के हक़ाइक़ पर आएँ। और स्पीकर हाउस में करारदाद पेश होने के बाद हाउस इजाज़त देता है। ये फ़ारूक एच नाइक साहब बता रहे हैं और बार बार जो टोका जा रहा है वो उसी वजह से। अब चीफ़ जस्टिस साहब ने 2 सवाल उठाए। वोटिंग नहीं हुई ये तो हमें मालूम है, वोटिंग से पहले अदम एतमाद पर बहस हुई? चीफ़ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं। तो फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि अदम एतमाद पर बहस की इजाज़त ही नहीं दी गई। क्या बहस की तारीख़ मुख्तस ना करने पर एतराज़ किया गया?
जस्टिस मुनीब ने पूछा, हम तो सिर्फ बटन दबा सकते हैं। ये फ़ारूक एच नाइक साहब कह रहे हैं कि जैसे असम्बली में बटन दबाने के लिए बोलना पड़ता है। क्या बहस की तारीख मुख्तस ना करने पर एतराज़ किया? सवाल फिर रिपीट किया गया तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ बटन दबा सकते हैं। इजलास शुरू हुआ तो फवाद चौधरी ने आर्टिकल 5 के तहत ख़त पर सवाल किया और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग जारी कर दी। तो क्या तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त स्पीकर देता है, अदालत ने पूछा, या ऐवान देता है? स्पीकर का इख्तियार है कि वो तहरीक पेश करने की इजाज़त ना दे। जस्टिस मुनीब, अगर स्पीकर तहरीक पेश करने की इजाज़त ना दे तो फिर क्या होता है? जस्टिस मुनीब ने सवाल पूछा, क्या 3 अप्रैल का दिन इजलास तहरीक पर बहस करने का मौका देने के बजाय मुकर्रर किया गया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल किया कि क्या 3 अप्रैल का दिन इजलास तहरीक पर बहस करने का मौका देने के बजाय मुकर्रर किया गया? स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर बहस के लिए कौन सा दिन दिया? अदम एतमाद पर बराह रास्त वोटिंग का दिन कैसे दिया जाता है? स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर बहस की इजाज़त नहीं दी। फ़ारूक एच नाइक वही बता रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब फ़ारूक एच नाइक साहब ने नहीं दिया। और उसके बाद 27 मार्च को इमरान खान ने जलसे में ख़त लहराया, फिर उस तरफ आ गए और फिर यहाँ से सिलसिला शुरू होता है कि नेशनल सिक्योरिटी और काबीना का इजलास हुआ और क्या आपने स्पीकर से, फ़ारूक एच नाइक साहब से पूछ रहे हैं कि आपने स्पीकर से तहरीक पर बहस कराने की दरख्वास्त की? स्पीकर ने इख्तियारात से तजावुज़ करके आइनी बहरान में धकेल दिया फ़ारूक एच नाइक। सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं, दोबारा पूछा उन्होंने फ़ारूक एच नाइक साहब से कि अदालत को हक़ाइक़ से आगाह करें। गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी ने बैरून मुल्क से मौसूल ख़त पर तकरीर की और ये फ़ारूक एच नाइक ने उसका जवाब दिया। अब ये बात नहीं बताई जा रही कि ना हमने एतराज़ किया स्पीकर की किसी एक्ट पे, ना ही उन्होंने हमसे पूछा, ना हमने उनको बताया। जो बात सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह है कि उसका जवाब अगर फ़ारूक एच नाइक साहब सुप्रीम कोर्ट में देंगे तो ये उनके ख़िलाफ़ जाएगा। जस्टिस मुनीब ने सवाल उठाया कि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग किस रूल के तहत दी? इजलास में 31 मार्च को बहस होना थी और 7 दिन में वोटिंग होना था। 4 अप्रैल को आखिरी दिन बनता है और 3 अप्रैल को वोटिंग के लिए इजलास बुलाया गया। आर्टिकल 95 में बहस नहीं, सिर्फ वोटिंग का जिक्र है। और उसके बाद जस्टिस मुनीब ने पूछा कि रूल 28 के तहत स्पीकर को रूलिंग देने का इख्तियार है। स्पीकर रूलिंग ईवान में या अपने ऑफिस में फ़ाइल पर दे सकता है। क्या स्पीकर अपनी रूलिंग वापस ले सकता है? जस्टिस मुनीब साहब ने यह सवाल किया। फ़ारूक एच नाइक साहब ने कहा कि रूलिंग वापस लेने के हवाले से असम्बली रूल्स खामोश हैं और यही वो बुनियादी बात है। फवाद चौधरी के सवाल पर बहस ना कराना प्रोसीजर गलती हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कह रहे हैं नहीं, ये प्रोसीजरल इशू नहीं है। फ़ारूक एच नाइक साहब, क्या डिप्टी स्पीकर को रूल्स के मुताबिक ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार है? जस्टिस मुनीब पूछ रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है रूलिंग का इख्तियार सिर्फ स्पीकर का है, किसी और को नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कह रहे हैं। और फिर जस्टिस मुनीब ने यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर रूल्स के मुताबिक स्पीकर की अदम मौजूदगी में इजलास को चलाता है। मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह सवाल उठाया। डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करता है, कायम मुकाम स्पीकर के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है। ये जस्टिस फ़ारूक एच नाइक कह रहे हैं। और उसके बाद अपोजिशन के 198 अरकान पर गैर मुल्की साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया, फ़ारूक एच नाइक ने कहा। और PTI के मुनहरिफ अरकान भी शामिल थे। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कौन किस पार्टी से था इस पर वक्त ज़ाया मत करें। तमाम अरकान को मुल्क दुश्मन करार दिया गया। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या वोटिंग के लिए इजलास बुलाकर अदम एतमाद पर रूलिंग दी जा सकती है? तहरीक अदम एतमाद पर फैसला वोटिंग से ही होना होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने यह कहा। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा जी कि रूलिंग कवायद के ख़िलाफ़ थी तो भी क्या इसे आइनी इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा? जस्टिस मुनीब अख्तर। और चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं आपका नुक्ता नज़र है अदम एतमाद पर वोटिंग फ़िक्स थी। आपका कहना है कि वोटिंग पर फिक्स होने के बाद अदम एतमाद मुस्तरद नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस, हमें ये पॉइंट नोट करने दें, क्या प्रोसीजर गलती आर्टिकल 69 में कवर नहीं होगी? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सवाल उठाया है। पार्लिमानी कार्रवाई को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं वो कौन सी स्टेज है जहां स्पीकर करारदाद की वैलिडिटी देख सकता है? क्या रूलिंग आइनी बेज़ाब्तगी है या कवायद की? जस्टिस जमाल मंदोखेल। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा आपके मुताबिक स्पीकर के पास ग्राउंड नहीं था कि वो करारदाद ख़त्म कर दे।
आपके मुताबिक स्पीकर का ये अमल बदनीयती पर मबनी है, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा है वो कौन सा स्टेज है जहाँ पे वैलिडिटी तय की जाती है। ये दोबारा सवाल किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या रूलिंग आइनी बेज़ाब्तगी है या कवायद की, ये सवालात उठाए गए। आर्टिकल 95 का फिर जिक्र किया फारूक एच नाइक साहब ने। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा यानी आपके मुताबिक स्पीकर के पास ग्राउंड नहीं था कि वो करारदाद को ख़त्म कर सकें, यानी आपके मुताबिक स्पीकर का यह अमल बदनीयती पर मबनी है। आर्टिकल 5 के सहारे से भी अदम एतमाद मुस्तरद नहीं हो सकती। स्पीकर ने रूलिंग दी, स्पीकर ने रूलिंग में आर्टिकल 5 का सहारा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही। कोई अदालती फ़ैसला दें जिसमें अदालत ने आर्टिकल 69 की तशरीह की हो। अदालत को इस मामले में दरख्वास्त गुजारों से ज़्यादा जल्दी में है। अदालत इस मामले में दरख्वास्त गुजारों से ज़्यादा जल्दी में है। हम इस फैसले में ताख़ीर नहीं करना चाहते। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये कह रहे हैं। इस पे अभी बहस चल रही थी और इसमें फारूक एच नाइक साहब ने ख़ास तौर पे कहा कि इस नुक्ते पर अदालती फ़ैसलों का हवाला भी दें। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आप वक्त मांग रहे हैं, हम तो आपसे ज़्यादा फ़ैसले करने में जल्दी हैं। तो फारूक एच नाइक ने कहा कि कल तक का वक्त दें तो पार्लिमानी कार्रवाई के तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ते पर मुतमईन करूँगा। तहरीक अदम एतमाद पेश होने पर 7 दिन में वोटिंग ज़रूरी है। जस्टिस मुनीब अख्तर। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 8 दिन में हो तो आइनी हैसियत क्या होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर। बदनीयती की बुनियाद पर आर्टिकल 254 का सहारा नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 69 पर अदालती दायरा इख्तियार क्या है, ये चीफ जस्टिस साहब बार बार पूछ रहे हैं कि आर्टिकल 69 पर दायरा इख्तियार क्या है, क्योंकि आर्टिकल 69 की बुनियाद पर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सादिक संजरानी का इलेक्शन वैलिड किया और असम्बली के अंदर की कार्रवाई पे कोई सवाल नहीं उठाया। इसी तरीके से जो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रुकवाने के लिए रुजू किया गया सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने अंदर नहीं दाखिल होने दिया आर्टिकल 69 की वजह से दरख्वास्त गुजार को। तो अब वही आर्टिकल 69 आ रहा है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है मखदूम अली खान को सुन लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा 2 घंटे तो शायद नायक साहब को सुन चुके। आर्टिकल 69 से मुतालिक अदालती सवाल वाज़ेह है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं अपोजिशन ने जानबूझकर कमेटी में शिरकत नहीं की। चीफ जस्टिस साहब अब अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में सारा मामला रखा गया था, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। और इस सवाल का जवाब जब तमाम अपोजिशन जमातों की वकला ने देना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूछ रहे हैं पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में अपोजिशन को दावत दी गई लेकिन उसने शिरकत नहीं की, और क्यों नहीं की ये भी वजह है। असल में अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा सादा बता दूँ अल्फाज में कि मुहब्बे वतन होने और मज़हब के कार्ड से जमहूरियत बाहर नहीं निकल सकी। वकील पार्टी से इनहराफ करने वालों के बारे में आपका क्या ख्याल है। जस्टिस मुनीब अख्तर और मुनहरिफ अरकान के हवाले से अपना मौक़िफ़ दूंगा। फारूक एच नाइक। ये बात शुरू हुई। फारूक एच नाइक के दलाइल ख़त्म और रज़ा रबानी के दलाइल फिर शुरू हुए जी। और इसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कुछ सवाल और भी उठाए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने जानबूझकर कमेटी में शिरकत की। नंबर 1, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में सारा मामला रखा गया था। नंबर 2, नंबर 3 और ये कि अदालत उजलत में फ़ैसला नहीं कर सकती। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि अदालत उजलत में कोई फ़ैसला नहीं करेगी, मामला इंतहाई और अहम नौइयत का है। और पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में अपोजिशन को शिरकत दावत दी लेकिन शिरकत नहीं की, इसकी वजह बताई जाए, ये भी सवाल उठाया गया। और ये सब के सब फारूक एच नाइक के दलाइल ख़त्म जी, और रज़ा रबानी साहब दलाइल देंगे और उसके बाद फिर मखदूम अली खान और दीगर वकला। तो ये आज की कार्रवाई में 3-4 बातें ज़रा गौर से सुन लें। नंबर 1, आर्टिकल 69 एक बनेगा जी दीवार बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, क्योंकि आर्टिकल 69 बड़ा वाज़ेह है, वो कवर करता है ईवान के अंदर की कार्रवाई को। दूसरा जो मेमो है वो अब सामने आना शुरू हो गया है, क्योंकि मेमो आपको मैंने बताया था कि जो खुफिया मरासला था धमकी में, उस पे तमाम अपोजिशन को कहा गया था कि इन कैमरा ब्रीफिंग ले लें, लेकिन नहीं आए। इत्तेहादियों को बुलाया गया खुसूसी काबीना के इजलास में आके पॉइंट ऑफ व्यू देख लें, ब्रीफिंग ले लें, नहीं ली। तो वही मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है कि अपोजिशन ने दानिस्ता ये काम किया कि उन्होंने पार्लिमानी कमेटी में नहीं गए और खुफिया मरासले पे ब्रीफिंग लेना मुनासिब नहीं समझा। तो ये वो चीज़ है जो कि आने वाले दिनों में अभी आएगी और ये मुकदमा आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है।
तो ये मामला इतना सादा है नहीं जितना कहा जा रहा है कि आज ही इनका ख्याल था कि हम अदालत से ऑर्डर ले लेंगे और रूलिंग वापस हो जाएगी, अदम एतमाद बहाल हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी। और आगे बढ़ें तो निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी सदर ममलिकत ने चिट्ठी लिख दी है लीडर ऑफ अपोजिशन को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को कि आप निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम दें ताकि उनका भी नोटिफिकेशन किया जाए, निगरान वज़ीर आज़म आए, इमरान खान को अपने घर जाने दिया जाए, क्योंकि ये आइनी तकाज़ा है कि जब तक नया वज़ीर आज़म नहीं आता वज़ीर आज़म इमरान खान ही अंजाम देंगे ड्यूटी। तो ये सिलसिला है जी। तो बहरहाल ये मामला आगे बढ़ेगा और देखते हैं क्या रुख इख्तियार करता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।